हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इसमें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उन पे चर्चा करनी है। इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको भी एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है एज अ टेस्ट, ठीक है। और आउट ऑफ 15 कितने सही रहे वो कमेंट जरूर करना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किया था जॉन डीबी ने। सेकंड इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, जॉन डीबी द्वारा समर्थित यानी उनके द्वारा जिनका समर्थन किया गया वो लाइव स्कूल, वो किसके उदाहरण है। लाइव स्कूल किसके एग्जाम्पल है? फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। तो जैसे ही जॉन डीबी का नाम आता है वैसे ही आपके दिमाग में प्रगतिशील शिक्षा की भी बात आ जाती है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीबी और लाइव विद्यालय, इन तीनों को आप एक रिंग में जोड़ दीजिए और इस तरह से आपके ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। मतलब सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। तो अगर बात करें यहाँ पे भारतीय शिक्षाविद की, तो इसमें गिजुभाई बधेका की भूमिका सर्वाधिक रही है। इन्होंने एक बुक लिखी थी दिवा स्वप्न नाम की, और उसमें इन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो मंदिर के देवता हैं, स्कूल एक मंदिर के समान है और शिक्षक पुजारी के समान है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गिजू भाई की बात आए तो दिवा स्वप्न बुक याद रखिएगा, और इसका फिलहाल सही आंसर भी यही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। अगर बाल केंद्रित शिक्षा है तो ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं राइट आंसर पे बात करूंगा, ठीक है। ऑप्शन देख के आपको अपने में काउंट करना है कि आपके आउट ऑफ 15 कितने सही हुए। अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है तो बच्चे व्यक्तिगत रूप से भी सीखेंगे और सामूहिक रूप से, मतलब इंडिविजुअल भी सीखेंगे और ग्रुप में भी सीखेंगे। दोनों चीजें यहाँ पे सही हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें, अगर प्रश्न क्रमांक 5 में बात किया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में, अनिवार्य शब्द का अर्थ है, देखिए ऐसे फंसाता है क्वेश्चन और जब एग्जाम में टकराते हैं तो समझ ही नहीं आता हमें करना क्या है। अब अनिवार्य का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार पूरा जिम्मा उठाएगी कि बच्चे स्कूल में एडमिशन लें, उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो, कि उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी, या फिर दंडात्मक कार्यों से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए जो जिम्मेदारी होगी अनिवार्य रूप से वो अभिभावकों की होगी, या फिर अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो देखिए अनिवार्य का मतलब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो अनिवार्य शब्द लिया गया है इसका मतलब है कि जो उचित सरकारें हैं, अब उचित सरकार का मतलब बच्चा जिस राज्य में है वो राज्य सरकार बच्चे के एडमिशन मतलब दाखिला, उसकी प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, और उसकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसकी पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। और ये किसका दायित्व होगा? ये राज्य सरकार का दायित्व होगा। तो इस तरह से आपने इसे बेहतर ढंग से समझ लिया। चलिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसमें अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किस तरह से हैं? आप प्रभावित हैं कि लिंग के अनुसार अधिक सम जाती हैं, या फिर आयु के अनुसार अधिक सम जाती हैं, या फिर आयु के अनुसार अधिक विषम जाती हैं। इन सब को अगर छोड़ दें तो इस टॉपिक से हमें एक चीज समझ लेने की जरूरत है। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, RTE, राइट टू एजुकेशन 2019, इसके बारे में पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसका था? तो ये अगर शुरुआती दौर पे बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि ये लागू कब से हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, एक्सेप्शन में था वो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ कही गई थी आरटीई में, अब समझ के रखिएगा, इस आरटीई में एक बात कही गई थी कि अगर बच्चा 9 साल का है तो उसको तीसरी कक्षा में एडमिशन देंगे, ना कि फर्स्ट क्लास में, और उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा अधूरी रह गई है वो जिम्मेदारी पूरी करना वो स्कूल का दायित्व होगा और टीचर का काम होगा, वो स्कूल और टीचर का काम होगा। तो एक चीज़ समझ के रखिए कि अगर आप आयु के अनुसार बच्चे को एडमिशन देंगे कक्षा में तो कक्षा कक्ष जो होंगे आयु के अनुसार अधिक समझाती होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे आपको अप्रभावित भी देखने को मिल सकता है, जो कि गलत है। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कह रहा है? भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए MDM मतलब मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? पहला संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव,
दूसरा है मानवीय मतलब ह्यूमनिस्टिक, तीसरा है व्यवहारवादी मतलब बिहेवियरिस्ट, और समाज सांस्कृतिक मतलब सोशियो कल्चरल। इसकी बात करें, अगर आप किसी को भोजन खिला रहे हैं, एमडीएम में क्या होता है, भोजन ही खिलाया जाता है, तो ये मानवीय दृष्टिकोण है और ये मानवीय सिद्धांत का पालन करता है, इसमें ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन फंसता कहाँ पे, अध्यापक ऐसा क्या करें कि विद्यार्थी अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर सकें, क्वेश्चन ये कह रहा है सीधा सा। अब देखिए शिक्षक किस पे ध्यान केंद्रित करेंगे, विद्यार्थियों के अंकों पर, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर, या अधिगम की अवधारणाओं पर जो विद्यार्थियों द्वारा की जाती है, या फिर यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं मतलब रट्टा मारते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर छोड़ दें तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ निकल के आती है कि अगर विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता लेगा तो वो हर चीज़ बेहतर ढंग से सीखेगा। इसलिए अध्यापक का ज़्यादा जोर होगा कि बच्चे को मतलब एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे, मतलब उसकी सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसमें मतलब अधिकतर स्टूडेंट फंस ही जाते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से जो प्रतिभाशीलता है, प्रतिभाशीलता किसका उदाहरण है। अब ये ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बड़ा अटपटा लगेगा इसमें। ठीक है, वही वही शब्द लिखे हुए हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। सेकंड ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। तीसरा ऑप्शन है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। और चौथा ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। तो प्रतिभाशीलता जो उदाहरण है वो इसका है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता या प्रतिबद्धता भी यहाँ पे आपको लिखा मिल सकता है, कमिटमेंट। ACC इसकी ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, A फॉर एबिलिटी, C फॉर क्रिएटिविटी और नेक्स्ट C मतलब कमिटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बच्चे को कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। मतलब बच्चा जो कुछ लिखता है उसके विपरीत, मतलब वो बी को इस तरह से ना बना के वो बी को इस तरह से बनाता है। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है तो उसे क्या दिक्कत है, तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये ऑप्शन तो ठीक है आप देख ही रहे हैं जो भी है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी इंग्लिश वाले ऑप्शन में आप देखिएगा और जहाँ पे आपको लर्निंग डिसेबिलिटी मिले आप उसी में टिक करना है। क्या है कि हिंदी में बहुत सारे वर्ड में जैसे अशक्तता हो गया, कठिनाई हो गया, समस्या, इनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका एक मैं शॉर्टकट और ब्रह्मास्त्र बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी लिखा हो ना आप उसमें टिक करना है। ठीक है, फिलहाल इनमें से किसी को आपको ध्यान नहीं रखना है, ना अशक्तता, ना कठिनाई, ना समस्या। ठीक है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जो सिर्फ हिंदी में होता हो, इंग्लिश वर्जन वहाँ पे मौजूद रहता है, तो आपको इंग्लिश में जरूर देखना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त है। अच्छा, मैंने उस ऑप्शन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको फिर भी वही हो जाना है, 4 दिन बाद फिर वही हो जाना है कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आप वो लर्निंग डिसेबिलिटी याद रखिएगा। हाँ, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त है, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट है बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ये गलत बिल्कुल। कक्ष का नियंत्रित परिवेश नियंत्रित करेंगे तो बिल्कुल ये भी गलत है क्योंकि उनका संवेगात्मक विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाए। तीसरा है कक्ष का अधिकारवादी, अथॉरिटेटिव नहीं बिल्कुल, या अथॉरिटेरियन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, चौथा है कक्ष का प्रजातांत्रिक, मतलब डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए। डेमोक्रेटिक माहौल मिलेगा बच्चे को, प्रजातांत्रिक माहौल मिलेगा तो बच्चे का संवेगात्मक विकास, उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने का ज़्यादा मौका मिलेगा और वहाँ से बच्चे का संवेगात्मक विकास बेहतर ढंग से होगा। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलनकार है। मतलब रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्क है। परियोजना बिल्कुल, इसके माध्यम से हम रचनात्मक आकलन कर सकते हैं। अवलोकन इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारण नहीं, योग्यता क्रम निर्धारण करने से ये कभी रचनात्मक आकलन कार्य नहीं हो सकता है। और खुले अंत वाले प्रश्न ये भी हो सकता है रचनात्मक। तो फिलहाल इसका जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा, ये रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, ये मुक्त अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न, इस तरह से आजकल एक ट्रेंड चला है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये होता क्या है, एक बंद अंत वाले प्रश्न की अगर हम बात करें तो बंद अंत वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका सिर्फ एक ही आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 धन 3 कितना होगा तो आपका आंसर 6 होगा, या जो भी बताएगा वो सही आंसर 6 ही बताएगा और उसका सही आंसर 6 है भी। लेकिन अगर मैं आपसे वहीं पे ये पूछ दूं कि किन दो संख्याओं का योग 6 हो सकता है, तो हो सकता है कि आप कुछ और बताएं,
आपका दोस्त कुछ और बताया, आपका दूसरा दोस्त कुछ और बताए, ठीक है, क्योंकि 1 + 5 = 6 हो सकता है, 2 + 4 = 6 हो सकता है, 3 + 3 = 6 हो सकता है। तो तीनों ने आपने अलग अलग बताए, मतलब एक ऐसा प्रश्न जिसके अलग अलग आंसर और सही हैं, ठीक है, वो खुले अंत वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? बात जब भी लिखने की अक्षमता में आ जाए, तो लिखना मतलब क्या होता है? कैलीग्राफी करना, और ग्राफी को पकड़ना है आपको और वहीं से आपको इसको मिला देना है। तो लिखने की क्षमता में कमी या योग्यता में कमी अगर है तो डिस्ग्राफिया का उदाहरण होगा। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से होता है, इसलिए गणन संबंधी मतलब गणित से संबंधित विकार है। और डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधित विकार होता है। जैसे अगर WAS लिखा है तो बच्चा SAW यानी इसको वॉज को सा पढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपने डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, अब पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है, देखिएगा, और ऐसा कोई एग्जाम ना हो कॉम्पिटिटिव मतलब टीचिंग एग्जाम, इसमें पियाजे जी ना पहुंचे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पहला है सामाजिक अनुभव, मतलब पहली बात एक्सपीरियंस की बात की गई, एक्सपीरियंस की बात की गई, और पियाजे ने एक्सपीरियंस की बात की है। यहाँ पे हमको बताना है नहीं करेगा। परिपक्वन मतलब मैच्योरेशन, इसकी बात भी पियाजे ने की है। तीसरा है क्रियाकलाप मतलब सोशल इंटरेक्शन, इसकी बात भी पियाजे ने की है। लेकिन भाषा मतलब लैंग्वेज, और इसकी बात पियाजे ने नहीं की है। तो यही लैंग्वेज है जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, इसमें अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? देखिए, आकलन की जब हम बात करते हैं तो आकलन कई प्रकार के होते हैं। तो मैं आकलन की बात कर रहा था। अब आकलन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। फिर आगे होता है अधिगम का आकलन, ध्यान दीजिएगा, अधिगम का आकलन। तीसरा होता है अधिगम में आकलन, ठीक है, और अधिगम के रूप में आकलन। अब ये चारों चीजें ध्यान रखना है। अब अधिगम में आकलन किस लिए होता है? देखिए समझिए, इन चारों चीजों को ध्यान से समझिए। अधिगम के लिए आकलन क्या होता है कि मतलब क्लास चल रही है, क्लास चल रही है और उसके दौरान कोई आकलन किया जाए। जैसे बच्चों से रचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लास के दौरान ही बच्चों से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वो क्या होगा? अधिगम के लिए आकलन। मतलब टीचर ये जानना चाहते हैं कि बच्चे में अभी क्या कमी है और उसको इस कक्षा में, इस क्लास के दौरान ही खत्म किया जा सकता है। तो वो मतलब निदानात्मक प्रकृति का होता है और ये रचनात्मक आकलन का एक मतलब पार्ट होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन का मतलब एक प्रकार होता है, और निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक नेचर का होता है। कौन सा? अधिगम के लिए आकलन। अब देखिए, अधिगम के लिए आकलन की बात होगी। अधिगम का आकलन मतलब आपने एक सेशन, एक क्लास, एक टाइम पीरियड, या आपने 3 महीने का कोर्स खत्म कर दिया और उसके बाद बच्चे का एग्जाम ले रहे हैं और आप ये पता करना चाह रहे हैं कि बच्चे ने कितना नॉलेज गेन किया, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब ये किस चीज का पार्ट होता है? ये होता है समेटिव मतलब योगात्मक आकलन का पार्ट है, समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। समेटिव असेसमेंट का पार्ट है क्या चीज? अधिगम का आकलन। अब तीसरा देखते हैं, अधिगम में आकलन। अब अधिगम में आकलन मतलब पीयर ग्रुप में, बच्चे अपने ग्रुप में सीखते हैं। बच्चे मतलब बच्चों का पीयर ग्रुप होता है, ठीक है, बच्चे अपने ग्रुप में सीखते हैं, बच्चों का ग्रुप है और उसी के दौरान सीखेंगे। तो ये होगा अधिगम में आकलन। अभी समझिएगा, इसका मतलब हम निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा हमने बात की थी अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। और अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है? ये होता है बच्चे स्वयं के बारे में अवेयर होते हैं और खुद की लर्निंग के बारे में जानते हैं कि मतलब अ, ये सेल्फ होता है, मतलब स्वयं के रूप में होता है। ये अधिगम में आकलन जो होता है वो स्वयं के रूप में होता है। तो देखिए, अधिगम में आकलन किसके लिए जरूरी होगा? प्रेरणा के लिए। अब ग्रेड और अंकों के लिए तो होगा नहीं, और जांच परीक्षण के लिए नहीं होगा। तो अधिगम में आकलन जो होगा वो किसके लिए होगा? प्रेरणा के लिए। मतलब बच्चे खुद समझ पाएंगे कि हमने कितना गेन किया, कितना नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ होगी बच्चों के अंदर, तो उन्हें समझ में आएगा कि हमें अभी इतना करना बाकी है, हम इस लेवल पे हैं। मतलब एक तरह से कुल मिला के कह दें कि बच्चे ये समझ पाएंगे कि हमें अभी क्या कमी है, वो खुद में होगा। तो वो उससे उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और वो उससे अपना आकलन का कार्य या पढ़ाई का कार्य जो भी है या ज्ञानार्जन का कार्य आगे कंटिन्यू रख पाएंगे।
टॉप 15 क्वेश्चन पे चर्चा की हमने, जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और पार्ट 2 चाहिए और सीरीज जारी रखनी है, क्या करना है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।